रेडी। देखो क्या कह रहा है सवाल। एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है और फिर कह रहा है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग एक रेशियो बनाते थे पी और ए का। ठीक है, पी और ए का रेशियो बनाते थे, जितने साल के लिए होता था उतनी बार इसको लिख देते थे। 2 बार होता था तो पी और ए का रेशियो 2 बार लिख करके गुणा कर देते थे। 3 साल होता था तो 3 बार लिख करके गुणा कर देते थे। ठीक है, 4 साल के लिए होता था तो 4 बार लिख करके गुणा कर देते थे। फिर उन्हीं की गुणा करके इधर हमारा प्रिंसिपल होता था, इधर हमारा अमाउंट होता था, है ना। और यहाँ पर है 3 साल के लिए, तो यानी कि जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो रहा होगा वो 3 बार लिखा गया होगा, है ना। पी अनुपात ए, फिर पी अनुपात ए, 3 बार ऐसा लिखा गया होगा। इनका गुणा किया गया होगा तो पी क्यूब बन गया होगा, इनका गुणा किया गया होगा तो ए क्यूब बन गया होगा। फिर इसमें से इसको घटा दिया गया होगा तो हमें ब्याज निकल के आ गया होगा। ठीक है, इसमें से घटा दिया गया होगा तो ये पता चल गया होगा। अब ये कह रहा है ये वाला जो धनराशि है ये इसकी इतने गुना हो गई। कितने गुना? 1.331 गुना, है ना। तो यही से हमारा चलेगा, ये हमारा जो कुछ भी रहा हो उससे इतने गुना ये रहेगा। ठीक है, 3 साल के लिए कहेगा तो पी क्यूब अनुपात ए क्यूब बनेगा। जब 2 साल के लिए कहेगा तब क्या बनेगा यहाँ पर अनुपात पी स्क्वायर और ए स्क्वायर का अनुपात बनेगा। ठीक है, जितने वर्षों के लिए कहेगा उतनी घात यहाँ पर रहेगी। समझ पाए? तो अब देखते हैं यहाँ पर ये 3 वर्षों के लिए था तो यहाँ पर क्या रहा होगा पी क्यूब और यहाँ पे रहा होगा ए क्यूब, है ना। और कह रहा है ये धनराशि इससे 1.113 गुनी हो जाती। तो मान लेते हैं ये हमारी धनराशि 1 रुपये थी और ये इसकी 1.331 गुना होगी तो इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं ये वाला दशमलव हटा देते हैं तो इधर कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 1, 2 और 3, ये हो गए। ये है क्या 3 साल के लिए, और हमें चाहिए कि क्या 1 साल के लिए निकाल ले, उस पर हम ब्याज निकाल लेते हैं। तो क्या करना होगा 1 साल के लिए इनका जो है घनमूल लेना होगा, है ना, क्यूब रूट। तो 1 साल के लिए क्या हो जाएगा इसी का घनमूल 1000 का घनमूल और इधर 1331 का घनमूल। तो 1000 का घनमूल 10 और इसका घनमूल 11। तो इसका कहने का मतलब है 1 साल में 10 रुपये 11 हो गए थे। 1 साल में 10 रुपये जो मूलधन था वो 11 रुपया हो गया था। तो कितना ब्याज मिला था 1 साल में? 1 रुपया। और किस रुपये पर मिला था? 10 रुपये पर। और इसी को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा हो जाएगी। समझ पाए? 0 से 0 कट जाएगा तो हमारी दर कितनी आ जाएगी? 10%। सब लोग समझ पाए क्या प्रोसेस चला है? 3 साल के लिए अनुपात ले लिया, वहाँ से अगर फिर 1 साल का हमने बना लिया एक मूलधन और 1 साल का मिश्र धन। यहाँ से हमें कितना ब्याज मिला? 1 रुपया। और 1 रुपया किस पर मिला? 10 रुपये पर बस। और इसी को प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुणा कर देंगे। ये हमारा 1 साल का मतलब दर आ गई। ठीक है, देखो क्या कर रहा है अगला सवाल। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? कहने का मतलब ये है एक धनराशि थी उस पर चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दिया गया तो वो राशि इतने गुनी हो गई। जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दिया गया वो क्या बन जाता है? मूलधन में अगर ब्याज जोड़ दिया जाए तो मिश्रधन बन जाता है, यानी कि अमाउंट। तो कहने का मतलब उनका कहने का मतलब है कि अमाउंट इतने गुना हो गया। ठीक है, तो चलो करते हैं। मान लेते हैं पहले हमारा मूलधन 1 रुपया था और इसका अब कितने गुना होगा? इतने गुना। इसका मान निकाल लो। 3 × 24 = 3, 27/8। यानी कि पहले 1 रुपया था, ये 3 वर्ष में कितना हो गया? 27/8 हो गया। इसका 27/8 गुना हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको 8 को इधर भेज दो, 8 × 8 और इधर बचेगा 27। ये क्या है? 3 साल का मूलधन है, 3 साल का मिश्रधन। हमें 1 साल का चाहिए तो क्या करेंगे इसका जो है घनमूल ले लेंगे। ठीक है, तो इसका घनमूल ले लेंगे 8 का और इधर 27 का भी घनमूल ले लेंगे। तो यहाँ से 1 साल पहले साल हमारा मूलधन कितना था पता चल जाएगा और उस साल कितना हमें ब्याज मिला था वो हमें पता चल जाता है। बेसिकली एक पहले साल का जो ब्याज होता है सिर्फ मूलधन पे लगता है। तो 1 साल का मूलधन मतलब वो साधारण ब्याज के बराबर टाइप का हो जाता है। 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं।
वहाँ से हम निकाल लेते हैं, इसीलिए इसको 1 साल का निकाला जाता है। ठीक है, तो 8 का घनमूल क्या हो जाएगा 2 और 27 का घनमूल 3। 2 रुपये थे, 1 साल में 3 रुपये हो गए। 2 रुपये 1 साल में 3 रुपये हो गए, तो हमें कितना ब्याज मिला 1 रुपये का। और किससे 2 रुपये से। और इसी को प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुणा हो जाएगी। क्लियर। अब 2 से काट देंगे, 50 बार लगेगा तो दर हमारी हो जाएगी 50%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले मेथड से कोई इस सवाल को लगा पाएगा? चलो बताते हैं, देखते हैं कैसे ये होगा। देखो हमारे पास जो है अनुपात दिया हुआ है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा मूलधन और अमाउंट का रेशियो क्या है, 1 रुपया था और ये कितना हो गया 2 गुना हो गया, यानी कि 2 रुपये हो गए। कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 5 वर्षों में ये 2 गुना हुआ है, इतना याद रखना। ठीक है, अब क्या कह रहा है कितने वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगा, है ना। 1 रुपया कितना हो जाए 8, 1 रुपया कितना हो जाए 8 गुना हो जाए। इसका मतलब ये 2 रुपये थे, ये 8 कब होंगे, 2 रुपये 8 कब हो गए, जब 2 की गुणा 3 बार कर दे, 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 रुपये ये है, ये 8 कब होगा, जब 2 गुणे 2 गुणे 2 कर दें, यही तो होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी कि कितनी बार 3 बार ये लिखा गया होगा, कितनी बार लिखा गया होगा 3 बार। एक बार यहाँ लिखा गया होगा, एक बार यहाँ 2 2 2, है ना। और हर 1 रुपया 2 कब हो जाता है 5 वर्षों में, हर 1 रुपया 2 रुपया कब बन जाता है 5 रुपये में। तो पहले 1 से 2 बना होगा 5 वर्षों में, फिर 2 से फिर 4 हुआ होगा अगले 5 में 10 में, और फिर 4 से फिर आगे 6 हुआ होगा। पहले 2 से 4, 4 से 8 गुणा होती है ना इसमें, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की गुणा 2 से हुई होगी 4 हुआ होगा 10 वर्षों में, फिर 4 का 2 गुना हुआ होगा 8, फिर 5 आगे साल ले लिया होगा, है ना। तो इसका कहने का मतलब है इसकी घात यहाँ पर 2 की कितनी की गई, 2 की घात कितनी की गई 3। इधर अगर 1 की घात 3 कर दे तो कोई अंतर नहीं आएगा, यानी कि 3 बार ये किया गया है 2 की घात, तो इसका 3 गुना यहाँ पर हम कर देंगे। समझ पाए क्यों, इसका 3 गुना कर देंगे तो समय हो जाएगा 5 तियां 15 वर्षों में। एक बार फिर से बता दे रहे हैं अगर नहीं समझ में आ रहा। देखो 1 से 2 रुपये हो जा रहे हैं कितने वर्षों में 5, हर 5 वर्ष में 1 से 2 गुना रुपया हो जा रहा है। 8 कब हुए होंगे ये बताओ, ये 8 कब हुए होंगे, जब 1 से 2 1 से 2 1 से 2 3 बार लिखा गया होगा। 1 एकम 1 5 की गुणा 3 से कर दी जाएगी। क्लियर, बता देते हैं। इसी सवाल का एक दूसरा मेथड बता देते हैं। एक फार्मूला हमारे पास है, उस फार्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूला है n1 की पावर 1/t1 ये बराबर होगा n2 की पावर 1/t2। n1 की पावर 1/t1, n2 की पावर 1/t2। ठीक है, n1 क्या है पहले कितना गुना हुआ था, और n2 क्या है बाद में कितने गुना हो जाएगा। t1 क्या है पहले वाला समय, t2 क्या है बाद वाला समय। समझ पाए क्या है यहाँ पर, t मतलब टाइम पहले वाला, t2 मतलब बाद वाला समय। n1 पहले कितने गुना हो गया था, n2 बाद में कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले से कर लेंगे। तो देखो पहले कितने गुना हो गया था 2 गुना हो गया था, तो n1 का मान 2 और कितने साल में, कितने 5 साल में, तो t1 का मान 5, तो 1/5। n2 कितना हो जाएगा 8 गुना, n2 कितना हो जाएगा 8 गुना, और कितने साल में ये हमको ही ज्ञात करना था, t2 ही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 की घात है, तो यहाँ पर हमें इसको भी 2 की घात में ही बनाना पड़ेगा, तभी हम घातों की तुलना कर सकते हैं। क्योंकि इधर 2 है तो इधर भी 2 कर दें तभी घातों की तुलना कर पाएंगे। तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3 की पावर 1/t2, या इसको लिख सकते हैं 3 को बाहर निकालते हैं तो 2 की पावर 3/t2
T2 और इधर 2 की पावर 1/5। ठीक है, इधर देखो 2 की घात 1/5 ये किसके बराबर है? 2 की घात 3/T2 के। इसका मतलब ये जब मान बराबर है तो ये इनकी दोनों की घातें आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ से घातें जब बराबर होंगी तो 1/5 किसके बराबर हो जाएगा? 3/T2 के। T2 की इधर गुणा कर दो और 5 की गुणा इधर कर दो, तो इधर T2 एकम T2 और 5 तियाँ 15, तो T2 15 वर्ष हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। देखो ये वाला सवाल कैसे होगा। कह रहा एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में k गुनी हो जाती है, 30 वर्षों में यह कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? फार्मूले से ही कर देते हैं। फार्मूला हमारा था n1 की पावर 1/T1 और बराबर था n2 की पावर 1/T2। n1 क्या था? पहले कितने गुना हो जा रहा था, तो पहले कितने गुना हो गया था? k गुना, और कितने साल में? 5 वर्ष में, तो 1/5। ठीक है, फिर कितने गुना हो जाएगा ये हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको ऐसे ही n2 लिख दो, और कितने साल में? 30 वर्ष में, तो T2 का मान दिया है 30, तो 1/30। अब हमें किसका मान निकालना है? इस n2 का मान निकालना है, तो घात उधर जाएगी, मतलब इधर 1/30 है, उधर जाएगी तो गुणे में 30 होगा। क्या होता है? इधर घात में 30 से गुणा कर देते हैं, इधर 30 से गुणा कर देते हैं, इधर 30 से 30 कट जाएगा और इधर गुणे में 30 आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट ऐसे समझ लो कि यहाँ जो कुछ भी घात हो उसके इन्वर्स में उधर जाती है। इधर 1/30 है तो उधर गुणे में 30 जाएगी, इधर अगर पावर 30 होती तो इधर 1/30 हो जाती। ठीक है, तो n2 का मान यहाँ से क्या हो जाएगा? ये घात इधर आएगी तो k की पावर 1/5 इंटू 30, 5 से काट दो, 5 छक्का 30, तो k की पावर 6 हो जाएगा n2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा k की पावर 6, k की घात 6 आंसर हो जाएगा। रोको दोनों करते हैं। प्रिंसिपल हमारा कितना था? P और A, इसका लेते हैं हम रेशियो। कह रहा था कि 5 वर्ष में k गुना हो जाता है, तो मान लेते हैं पहले हमारा मूलधन कितना था? 1 रुपये, और ये कितना गुना हो गया? k गुना। कितने साल में हो गया? 5 वर्षों में, 5 वर्षों में। अब कह रहा था ये कितने 30 साल में कितने गुना हो जाएगा? कितने साल में? 30 साल में। ये कब आता था? इस पे जितनी पावर होती थी उतने गुना यहाँ पर कर देते थे। ठीक है, यहाँ पर जितनी पावर होती थी उतने गुना यहाँ पर कर देते थे। अब यहाँ पे कितने गुना है ये हमें बताया गया। यहाँ पर ये कितना गुना है इसका? 5 की गुणा किससे करें कि 30 हो जाए? 6 गुना। 5 छक्का 30 गुना है, 5 छक्का 30 है ये इसका 6 गुना। तो इसका मतलब क्या है? इस पर पावर कितनी रही होगी? 6, तो यहाँ पर k की घात कितनी होगी? 6। तो आंसर यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि k की घात 6 हो जाएगा 30 साल में। ठीक है, k की पावर 6 गुना हो जाएगा 30 साल में। देखो क्या कह रहा है? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वही राशि 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास 1 रुपया था और ये 2 गुना हो गया कितने वर्षों में? 7 वर्षों में। ठीक है, 7 वर्षों में 2 गुना हो गया। अब ये कह रहा है कितने वर्षों में ये 16 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। तो 2 की घात कितनी करें कि 16 हो जाए? 2 की घात कितनी करें कि 16 हो जाए? 2 की पावर 4 16 होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 की घात कितना होता है? 4। तो घात यहाँ पर कितनी है? 4, तो इधर भी हमें 4 से ही गुणा करना पड़ेगा। 7 चौक 28 वर्ष में। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 28 वर्ष। और फार्मूले से भी कर सकते हैं। n1 की पावर 1/T1 बराबर है n2 की पावर 1/T2 से। तो n1 कितना था? 2 गुना, और कितने वर्ष में? 7 वर्ष में। n2 था 16, और कितने वर्ष में हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 की पावर 1/7, और यहाँ पर भी 2 की घात में ही 16 को बनाना है, तो 2 की घात कितनी लिखेंगे? 4, तो ये 2 की घात हो जाएगी 4/T2। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, सेम है, तो इसका मतलब घातें हमारी बराबर होंगी।
तो घातों की तुलना करवा देंगे तो 1/7 बराबर किसके हो जाएगा, 4/T2 के। T2 की गुणा इधर हो जाएगी, 7 की गुणा इधर हो जाएगी, तो T2 बराबर 7 चौक 28 वर्ष। ऐसे भी कर सकते हैं, जिधर से आसान लगे वहाँ से कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है सवाल, 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितनी धनराशि पर 25 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब है हमारे पास जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है और वो अंतर 25 रुपया है। 25 रुपये के बराबर होगा, मतलब 25 रुपये अंतर उसका है। और कितनी धनराशि पर, इसका कहने का मतलब है हमसे मूलधन पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो इस टाइप के सवालों को कैसे करेंगे, पहले 1-2 तरीके मेथड बता देते हैं फार्मूला टाइप के, फिर आगे बताते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला ये लिख लो, 2 फार्मूले बता दे रहे हैं, 2 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए फार्मूला ये है CI माइनस SI। CI क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में से SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज जब घटाया जाएगा तो ये किसके बराबर होगा, P × R/100 का होल स्क्वायर। ये 2 वर्ष के लिए है, ठीक है, ये घात 2 है, इसका मतलब ये 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर के लिए फार्मूला हो गया। 3 वर्ष के लिए भी एक फार्मूला साथ में ही लिखवा देते हैं, बाद में लिखवाना नहीं पड़ेगा। 3 वर्ष के लिए क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर सेम यही रहता है, P × R/100 का होल स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ इसमें और बढ़ जाती है, 300 + R/100। ये 3 वर्ष के लिए फार्मूला होता है। एक चीज़ याद रखना, 3 वर्ष वाले में यहाँ पे 300 आएगा, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, P क्या है मूलधन, R क्या है दर बटे 100 का होल स्क्वायर। 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, मूलधन R/100 का होल स्क्वायर, पहले वाला फार्मूला, उसमें इतना एक्स्ट्रा और जुड़ जाएगा, इतना एक्स्ट्रा और जुड़ जाएगा इस वाले से। तो रख देते हैं इसी फार्मूले में और देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो कह रहा है 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है, 25 रुपये। तो CI माइनस SI की जगह पर 25, और कितनी राशि पर हमसे मूलधन पूछा गया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल को ऐसा ही लिखे दे रहे हैं, और कितने साल में कह रहा है, कितनी दर पर, 5% प्रतिवर्ष की दर से। तो दर हमारी कितनी है, 5% बटे में 100, और इसी का होल स्क्वायर कर देंगे। इधर बचेगा 25 बराबर P, इधर क्या बचेगा, 5 से काट दो, 20 पंचे 100, तो इधर बचेगा 1/20 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/20 का होल स्क्वायर 400, और 4 की गुणा 25 से हो जाएगी, तो 25 × 100 और ये 2 0, तो P हमारा कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये हो जाएगा आंसर। मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। 10,000 रुपये आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर है? रोको भैया, हमें ही रोक लें, तुम तो रोके हो नहीं। चलो एक मेथड ये बता देते हैं कि बाई चांस ये फार्मूला भूल गए तब कैसे लगाओगे। फार्मूला भूल गए तब भी इसको लगा लेना, ठीक है। ऐसे करना, यहाँ पे लिख लेना सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पे लिख लेना कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल के लिए है। मान लेते हैं कि पहले साल जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला था, कोई राशि रही होगी, उस पर ब्याज कितना मिला, 100 रुपये, और साधारण ब्याज हर साल बराबर रहता है। साधारण ब्याज हर साल के लिए बराबर रहता है, कभी चेंज नहीं होता। तो अगले साल भी साधारण ब्याज कितना मिला होगा, 100 रुपये ही मिला होगा। और एक चीज़ तुम लोगों ने नोटिस की होगी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालते समय हमने बताया था कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज चाहे निकाल लो, चाहे 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लो, बराबर आएगा। आगे के वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि जो ब्याज मिलता है उस पर फिर और आगे ब्याज लगने लगता है। लेकिन पहले साल तो कोई ब्याज नहीं होता, मूल राशि पर ही ब्याज लगता है। तो पहले साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। तो पहले साल भी अगर 100 रुपये साधारण ब्याज मिला था तो चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना मिला होगा, 100 रुपये।
लेकिन अगले साल के लिए साधारण ब्याज तो वही रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाएगा। एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पर हर बार मान बराबर आता था, तो दूसरे साल के लिए 5% की दर से जो भी राशि रही होगी उस पर ये तो 100 ही आएगा, लेकिन आगे जो ब्याज आया था उस पर एक्स्ट्रा लग जाता है। तो 100 पर 5% की दर से अलग ब्याज कितना लग जाएगा? 100 पर 5% की दर से 5 रुपये, 5 रुपये ब्याज मिलेगा। ये क्या आ गया? 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। इनका अंतर करेंगे तो क्या होगा? देखो ये 100 यहाँ से आएगा, ये वाले 100, 200 और ये 200 पूरे पूरे घट जाएंगे, इसमें से बचेगा क्या? सिर्फ 5 बचेगा। तो 5 रुपया अंतर है 2 साल के लिए हमारे हिसाब से, और उनके हिसाब से अंतर कितना है? 25 रुपये। उनके हिसाब से अंतर 25। तो यहाँ से एक का मान क्या आ जाएगा? 5 से काट दो 5 रुपये। अब हमें मान किसका निकालना है, हमें ये ध्यान में माइंड में रखना है। मान यहाँ पे हम 100 का नहीं निकाल देंगे। अगर 100 का मान निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा? 1 साल का ब्याज आ जाएगा, 1 साल का ब्याज आ जाएगा। और हमें वो नहीं निकालना है, हमें निकालना है मूलधन, मतलब कि कौन सी राशि रही होगी जिस पर 5% की दर से जब ब्याज लिया गया तो ब्याज कितना आया? 100 रुपये। यानी कि हमसे ये ज्ञात करना है कि 100 रुपये कितनी धनराशि का 5% है ना। कोई यहाँ पे राशि रही होगी, उसका 5% निकाला होगा हमने, तब जाके 100 रुपये आया होगा ना। तो जो भी राशि रही है वो राशि ज्ञात करना। तो हमें बेसिकली क्या ज्ञात करना है कि 100 रुपये किस राशि का 5% किसका जो है। कहने का मतलब मान लो हमारे पास मूलधन P था, इसका 5%, इसका 5% 100 है। कोई एक राशि रही होगी, उसमें 5% ब्याज लिया गया तो 100 रुपये ब्याज आया, तो 5% फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 लिख दिया। तो कोई राशि रही होगी उसका 5% कितना है? 100। तो इसी P का मान निकाल लें, उतने का मान निकाला जाएगा, उतने का मान निकाला जाएगा, ये याद रखना। तो करते हैं, P का मान यहाँ से कितना हो जाएगा? 20 इधर जाएगा, 2000 हो जाएगा, 2 एकम 2 ये हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा? 2000। यानी कि मूलधन ये वाला हमारा कब रहा हो, कितना रहा होगा? 2000। 1 बराबर हमारा 5 है, तो अब हमें इस 2000 का मान बताना है। 1 बराबर हमारा कितना है? तो इस 2000 का मान बताना। तो 2000 बराबर कितना हो जाएगा? इधर 2000 से गुणा कर दो, इधर भी 2000 से गुणा कर दो। ठीक, इधर 1 की 2000 से गुणा करेंगे 2000 हो जाएगा, इधर 2000 से गुणा करो तो 5 दूनी 10 और आगे 3 जीरो, 10,000 रुपये आंसर हो जाएगा। ये सेकंड मेथड है, ऐसे भी सोच सकते हैं बेसिक से, अगर फार्मूला भूल जाए तब। ठीक है, -SI बराबर PR/100 का होल स्क्वायर 300 प्लस R बटे में 100। देखो फार्मूले याद नहीं रहते हैं, हम भी भूल जाते हैं, तुम भी भूल सकते हो। तो फार्मूले पे ज़्यादा ध्यान ना देकर कॉन्सेप्ट पे याद रखना सेकंड वाले मेथड पे। तो इनका अंतर कितना दिया हुआ है? 31, और हमें मूलधन ही ज्ञात करना है, हमें धनराशि ही ज्ञात करना है। R कितना था हमारा? 10 बटे में 100, इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है? 300 प्लस R का मान 10 बटे में 100। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा P इंटू 1/10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 गुणे में यहाँ कितना हो जाएगा? 310 बटे में 100। ये 0 0 कट जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचेगा? 31। इस 31 से ये 31 कट जाएगा, इधर कितना बचेगा? 1000। 100 और 10 की गुणा 1000 बराबर P, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मूलधन हमारा कितना हो जाएगा? 1000 रुपये हो जाएगा, 1000 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड मेथड देख लेते हैं, बेसिक वाला। यहाँ पे SI लिख लो और यहाँ पर लिख लो CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखो मान लेते हैं कि पहले साल साधारण ब्याज कितना मिला था? 100, अगले साल भी साधारण ब्याज 100 और अगले साल भी साधारण ब्याज 100। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर रहता है। ठीक है, तो 100 ये है तो ये वाला भी 100 ही होगा। ठीक है, अगले साल लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बदल जाएगा, 10% की दर से इस पर ब्याज और लग जाएगा 100 पर, तो 100 का 10% 10, 100 का 10% 10 हो जाएगा। तीसरे साल के लिए ब्याज क्या हो जाएगा?
इसके ऊपर जो कुछ भी उस पर पूरे पे लगेगा। तो 100, 100, 200 और 10, 210 का 10% कितना हो जाएगा? 21। इन दोनों का अंतर करेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो देखो ये 100, 100, 100, ये 100, 100, 100, इतना पूरा पूरा कट जाएगा। बचेगा क्या बेसिकली हमारा? 31। कितना बचेगा? 31। तो 31 हमारा अंतर है हमारे हिसाब से, उनके हिसाब से भी कितना अंतर है? 31। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। और हमें अब मान किसका निकालना है? 100 का मान नहीं निकालना है, वो धनराशि निकालना है जिसका 10% 100 हो। तो किसका 10% 100 होता है? 10% निकालना तो बहुत आसान होता है। 1000 का 10% 100 होगा ना, तो 1000 का मान निकालना, तो इधर 1000 से गुणा कर दें, इधर भी 1000 से गुणा कर दें। तो यहाँ से हमारा मूलधन कितना आ जाएगा? 100 रुपये, 1000 रुपये। हमारा मूलधन कितना आ जाएगा? 1000 रुपये। सब लोग समझ पाए? समझ पाए सब लोग? चलो लगा लो इसको जल्दी से। क्या कह रहा है सवाल? 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 1.5 रुपया है, ठीक है। और दर हमारी कितनी दी हुई है? 5% की दर से। तो हमें राशि बतानी, यानी कि मूलधन बताना है। कैसे बताया था? 2 मेथड, सीधे CI माइनस SI बराबर PR/100 का होल स्क्वायर, या तो फार्मूला लगा दो या बेसिक से लगा लो। तो अंतर इनका कितना दिया हुआ है? 1.5 रुपया। और हमें मूलधन ज्ञात करना है। R हमारी है 5/100, इसका होल स्क्वायर, 5 से काट दो, 20 पंचे 100, इधर 1.5, इधर P, इधर 20 का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो 400। 400 का गुणा 150 होगी, तो 400 का 1.5 गुना कितना होता है? 600 रुपया, ठीक है। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 600 रुपया हो जाएगा। इसको बेसिक से भी कर लो, SI यहाँ पे लिखो और यहाँ पर CI लिख लो। मान लेते हैं पहले साल हमारा ब्याज कितना मिला था? 100। दूसरे साल भी ब्याज कितना मिला था? 100। अब ये देखना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले साल का बराबर होता है, तो ये भी 100 हो जाएगा। लेकिन अगले साल के लिए जो ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज लगेगा। तो इसका 5% कितना हो जाएगा? 100 का 5%, 5। अब इन दोनों का अंतर कर दो, तो इधर जोड़ के कितना आएगा? 205, इधर 200, अंतर करेंगे 5। या फिर ये 100 वाले तो कट ही जाएंगे दोनों तरफ से, सिर्फ बचेगा क्या? 5। तो अंतर कितना आ गया? 5। हमारा अंतर 5 और उनके हिसाब से अंतर 1.5 रुपया। उनके हिसाब से अंतर 1.5। तो 5 से काट दो, 5 तियाँ 15। तो 1 बराबर किसके है? 0.3 के। ये दशमलव भी था ना, तो 1 बराबर 0.3 के। अब हमें मूलधन बताना, तो ये बताना है कि कौन सी राशि रही होगी जिसका 5% 100 रुपया है, जिसका 5% 100 रुपया है। तो किसका 5% 100 रुपया होगा? बताओ। 2000 का 5% ही तो 100 रुपया होगा। 1000 का 5% कितना होता है? 50। 2000 का 5% 100। तो इधर 2000 का ही हमें मान निकालना था। 2000 से इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 0 कट जाएगा, 200 तियाँ 600 रुपया आंसर आ जाएगा। इस सेकंड मेथड से भी 600 रुपया आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है?